नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लोकसभा चुनाव में तारीखों के ऐलान के बाद भी एनडीए में अभी सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है और इसी बीच खबर यह है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ से नीतीश कुमार की आज बातचीत हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि एनडीए सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा भी दिल्ली से ही हो सकती है। तो ऐसे में ये आज कल मंगलवार का दिन एनडीए में सीट शेयरिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस खबर पर अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राजधानी पटना से वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बातचीत होने वाली है, क्योंकि एनडीए में अभी सीट शेयरिंग साफ नहीं हो पाया है। किन पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, हालांकि सब कुछ साफ हो गया है, लेकिन औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी की शीर्ष नेताओं के साथ नीतीश कुमार की कल मुलाकात हो सकती है। बिहार में एनडीए के भीतर अगले 2 दिनों में सीट बंटवारा भी हो सकता है। मंगलवार का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है एनडीए के लिए, क्योंकि मंगलवार के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में ही रहेंगे और उम्मीद ये भी की जा रही है कि अंतिम फैसला दिल्ली से ही एनडीए के गठबंधन का ऐलान हो सकता है। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली के लिए पटना से शाम में रवाना होंगे और बिहार एनडीए के लिए 19 और 20 मार्च गठबंधन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनडीए में लगभग सीट किसे कितनी मिलेगी ये साफ हो गया है, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। सब कुछ साफ होने के बाद भी अभी कई ऐसी पार्टियां हैं जिनको कितनी सीट मिलेगी, उनकी कितनी डिमांड है, इस पर अभी क्लियर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चाहे पशुपति कुमार पारस हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर मुकेश सहनी हो, कई ऐसी एनडीए की महत्वपूर्ण पार्टियां हैं जिनको सीट कितनी मिलेगी ये साफ नहीं हो पाया है। ऐसे में सबकी नजर टिकी हुई है कि शायद दिल्ली से जो एनडीए गठबंधन है, जिसमें सीट शेयरिंग का सब कुछ साफ होना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद वो साफ हो जाएगा। आज शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना होंगे और कल और परसों यानी 2 दिन एनडीए के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा, किन पार्टी को कितनी सीट दी जाएगी, शायद दिल्ली से ही इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो सिर्फ एनडीए ही नहीं बल्कि इंडिया अलायंस में भी सीट बंटवारे पर अभी पेंच नहीं सुलझ पा रहा है। सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में आज एक बैठक इंडिया अलायंस की भी होने जा रही है। इंडिया अलायंस के नेताओं के बीच ये बैठक होगी, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा सीटों को लेकर फाइनल चर्चा आज की बैठक में की जा सकती है। पहले फेज के उम्मीदवारों की घोषणा पहले कर सकता है इंडिया अलायंस। मुकेश सहनी और पशुपति पारस को पाले में लाने की कोशिश भी है। तो बड़ी खबर आप बता रहे हैं और संवाददाता रवीश नारायण अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है इंडिया अलायंस की भी। क्या लगता है आज की इस बैठक में सब कुछ साफ हो पाएगा? और अपडेट जरा मुकेश सहनी और पशुपति पारस को लेकर ही बताइए। जी बिल्कुल, और जो लगातार बैठकें जारी है और जो उम्मीदवार है उनके लिए जो समय है वो कम बचा है, क्योंकि लोकसभा ने जिन तारीखों का ऐलान किया है उनके लिए तैयारी भी चाहिए। इसलिए कोशिश इस बात की जा रही है कि 1 से 2 दिनों में जो तमाम उम्मीदवार हैं सीटों को लेकर के वो तस्वीर सामने आ जाए। तो आज कांग्रेस जो है वो बैठक करने जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के भी जो नेता है वो शामिल रहेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव के शामिल रहने की बात थी, लेकिन कल जो मुंबई में सभा थी वहां पे राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई, तमाम कांग्रेस नेताओं से तेजस्वी की मुलाकात हुई है और इन सीटों पर भी बात हुई है। इसलिए तेजस्वी जो है वो सीधे मुंबई से पटना पहुंच रहे हैं। लेकिन आरजेडी की कोशिश है कि जिस ढंग से मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा या पशुपति पारस की जो नाराजगी चल रही है एनडीए में, इनकी कोशिश है कि वहां पे अगर बात नहीं बनती है तो उन्हें अपने पाले में लाया जाए और किन शर्तों पर लाया जाए, इस पर कोशिश जारी है। यहाँ पे मुकेश सहनी जो है उन और पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, उनकी आज अंतिम रूप से एनडीए के साथ बैठक होनी है और कोशिश ये होगी कि उनको मनाया जाए।
अगर वो एनडीए में नहीं जाते हैं तो आरजेडी अपने पाले में लाने के लिए हर प्रयास रवि, तो करेगी। आज दिल्ली में जो आरजेडी और कांग्रेस की बैठक की बात कही जा रही है, कौन कौन से नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, इसको लेकर कोई अपडेट? वहाँ पे आरजेडी से मनोज झा सहित और नेता जो है वो शामिल होंगे। कांग्रेस से भी जो नेता है, वरिष्ठ नेता, वो उस बैठक में शामिल होंगे और कोशिश इस बात की जा रही है कि एक साथ तमाम सीटों का अनाउंसमेंट नहीं करके, जो जैसे चरणबद्ध है, जैसे पहले चरण में जिन लोकसभा सीटों का मतदान होना है, उन सीटों पे कम से कम पहले ऐलान कर दिया जाए ताकि जो उम्मीदवार है वो अपना प्रचार और प्रसार जो है वो सही समय पर कर सके। तो ये लेकर के आज से कल तक जो है वो सीटों की घोषणा भी इंडी गठबंधन में हो सकती है। जी लेकिन रवि, बड़ा सवाल तो यही है कि यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच ही सीटों के बंटवारे को लेकर जिच मची हुई है। ऐसे में मुकेश सहनी आते हैं, पशुपति पारस को लाने की कोशिश की जा रही है, तो कैसे ये सीटों का फॉर्मूला निकलेगा? ये बिल्कुल मुश्किल बात है, क्योंकि जिस ढंग से 12 से 15 सीटों का दावा कांग्रेस ने ठोका है और आरजेडी जो है वो 7 से 9 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है, खुद 28 सीटों पर लड़ना चाहती है। वैसे में आरजेडी की कोशिश इस बात की है कि अगर मुकेश सहनी आते हैं तो उनके अपने सीटों से, अपने सिंबल से लड़ाने की जो कवायद है वो है, लेकिन इस बात पर कितना तैयार होंगे ये देखने वाली। चलिए रवि, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, ईडी के अधिकारियों से रांची पुलिस पूछताछ करेगी। एसटी/एससी मामले में समन जारी किया गया है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने केस दर्ज कराया था, छवि खराब करने का आरोप लगाया गया था। दिल्ली आवास में ईडी ने छापेमारी की थी, जिसके खिलाफ यह केस दर्ज कराया गया था हेमंत सोरेन की तरफ से। 27 जनवरी को ईडी की टीम ने दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन के आवास पर छापेमारी की थी। हेमंत सोरेन के बंगले से 36 लाख रुपए नकद बरामद किए गए थे, साथ ही 2 लग्जरी कार भी जब्त की गई थी। तो अब आज ये खबर मिल रही है कि एससी/एसटी के जो थाने में केस दर्ज कराया गया है, उससे जुड़े आज पुलिस की टीम जो है ईडी के अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि पूरा मामला 27 जनवरी का बताया जा रहा है, जब हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी की टीम ने छापेमारी की थी और हेमंत सोरेन ने छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। तो हेमंत सोरेन की ओर से एक केस दर्ज कराया गया था। एससी/एसटी थाने में यह केस हेमंत सोरेन ने दर्ज करवाया था, जिसमें ईडी के अधिकारियों पर केस दर्ज कराया गया था। ये आरोप लगाया है, हेमंत सोरेन की तरफ से लगाया गया है कि उनकी छवि को खराब करने की कोशिश ईडी के अधिकारियों की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली आवास में ईडी के अधिकारी ने छापेमारी की थी। 27 जनवरी को दिल्ली स्थित शांति निकेतन आवास में यह छापेमारी की गई थी। और अब आपको बताते हैं कि ईडी के किन किन अधिकारियों को समन जारी किया गया है। तो ईडी के एसोसिएट डायरेक्टर कपिल राज को नोटिस भेजा गया है, असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा को नोटिस भेजा गया है, अनुपम कुमार और अमन पटेल को भी पुलिस ने नोटिस भेजा है। सीआरपीसी 41A के तहत ये नोटिस जारी किए गए हैं और सभी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यानी अब पुलिस जो है वो ईडी के अधिकारियों से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की तरफ से छवि खराब करने की मकसद से ये कार्रवाई की गई है, ऐसा आरोप हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों पर लगाया था। और उसी मामले को लेकर एससी/एसटी मामले में ये समन जो है वो जारी किया गया है। अब अधिकारियों से पूछताछ की जानी है, यानी कि अब ईडी के अधिकारी जो हैं वो जवाब देंगे पुलिस को। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, हेमंत सोरेन की तरफ से आरोप लगाते हुए ईडी के अधिकारियों पर यह केस दर्ज कराया गया था। आपको बता दें कि 27 जनवरी को ईडी ने उनके दिल्ली स्थित शांति निकेतन आवास पर छापेमारी की थी। संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? कितने बजे ये पूछताछ आज की जानी है?
जी बता दें कि रांची पुलिस के द्वारा ST-SC मामले में ईडी के अधिकारियों को तलब किया गया है। आज जो है वो 3 अधिकारियों से ईडी की पूछताछ की जानी है और इसे लेकर 11 साढ़े 11 बजे का वक्त जो है वो दिया गया है कि इस बीच में गोंडा थाने में तमाम जो ईडी के 3 अधिकारी हैं उन्हें पेश होने के कहा गया है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी कि हमें बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ये थाने में दिया गया द्वारा जो दिल्ली स्थित आवास में से छापेमारी की गई थी, उसके बाद जो मीडिया में खबरें आई थी उस चलिए ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें। रांची से एक और बड़ी खबर मिल रही है। अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से आज पूछताछ की जा सकती है। तो ईडी के अधिकारी अभिषेक से आज पूछताछ करेंगे। अभिषेक को ईडी ने समन जारी किया था। अवैध खनन मामले में ईडी का ये समन है। संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं। तो ओम प्रकाश, देखिए दोनों ही तरफ से अब पूछताछ का सिलसिला शुरू हो रहा है। एक तरफ ईडी के अधिकारियों से आज पूछताछ होनी है, तो ईडी ने भी समन भेजा है अभिषेक को। अभिषेक प्रसाद तो चलिए, संवाददाता ओम प्रकाश से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन हम आपको रांची से ये बड़ी खबर बता दें कि आज अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से पूछताछ की जा सकती है। ईडी के अधिकारी जो हैं वो अभिषेक से पूछताछ करने वाले हैं। अभिषेक को ईडी ने समन जारी किया था। बढ़ते हैं आगे और खगड़िया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। कार और ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर हो गई है। बताया जा रहा है कि इस भीषण टक्कर में 7 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस भीषण हादसे में 3 लोग जख्मी भी हो गए हैं। पसराहा थाना के NH 31 पर यह घटना घटी है। ट्रैक्टर पर सीमेंट लदा हुआ था। कार सवार सभी लोग बारात से वापस लौट रहे थे और तभी NH 31 पर कार और ट्रैक्टर की जो है वो टक्कर हो गई है। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। घटनास्थल की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देखिए सीमेंट लदा ये ट्रैक्टर जो पलटा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। इसके साथ ही जो जिस कार से टक्कर हुई थी वो कार पलटकर दूसरी जगह देखिए खेत में जाकर गिर गई है। कार के परखच्चे उड़ गए हैं और तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी होगी। 7 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है। 3 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं और ये घटनास्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार पर सवार होकर ये सभी लोग जो हैं बारात से लौट रहे थे। और छपरा से बड़ी खबर है, जहां बदमाशों ने बाप और बेटे को चाकू मार दी है। छेड़खानी का विरोध करने पर हमला किया गया है। पीड़ित के पिता और भाई को चाकू मारा गया है। पीड़ित के पिता की हालत नाजुक बताई जा रही है। रसूलपुर थाना क्षेत्र के चरवा की एक घटना है। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की सब्जी तोड़कर अपने घर जा रही थी और तभी रास्ते में कुछ बदमाश उसके साथ छेड़खानी करने लगे। जब पीड़ित के घर वालों ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने चाकू से उन पर हमला कर दिया। लड़की के भाई और पिता को चाकू मारकर घायल कर दिया है। घटना ये लड़की छेड़ने में हम लोग विरोध किए हैं कि वो पापा का मेरा चाकू मारा है, मेरे को चाकू मारा है, मेरे बहन का हाथ तोड़ा है, मारकर मेरा भाई के गर्दन और जांघ पर घायल कर रखा है, मेरे को चाकू मारा है। कब छेड़खानी कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी? ये रास्ता में जा रही थी सब्जी तोड़कर पुराने वाला घर से नया वाला घर पे जा रही थी। तो वहाँ पे रास्ते में वो उधर से आकर इसको टच कर रहा था, छेड़खानी कर रहा था। वो लोग आकर हम लोग बोले, कल पापा मेरे नए वाला घर से पुराने घर पे आ रहे थे, वहाँ पकड़ के लोग चाकू मारे हैं। बाढ़ के दरियापुर गांव में सड़क किनारे लगी पिकअप चोरी हो गई। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि चोर बिल्कुल जेंटलमैन होकर यहां पहुंचता है और चोर जो है नकाब उसने नहीं लगाया हुआ है। तस्वीरें हम आपको सीसीटीवी फुटेज की दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए बिल्कुल जेंटलमैन बनकर ये चोर यहां पहुंचता है और नकाब भी इसने नहीं पहना है, जिससे उसकी पहचान कर पाना मुश्किल भी हो रही है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक चोर ने मास्टर की से गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी स्टार्ट करके मौके से चला गया। गाड़ी में जीपीएस लगे होने की बात कही जा रही है। पीड़ित वाहन मालिक ने लिखित शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस ने घटना के जल्द खुलासे का भी दावा किया है। रात में पिकअप यहाँ लगा हुआ था, जीपीएस लॉक था।
चाबी भी घर में था। सुबह हम 8 बजे आए, दुकान आए सामान लेने के लिए, अचानक देखें तो पिकअप मेरा गायब है। और हम भाई को फोन किए कि पिकअप कहीं भाड़ा भी गया है, तो बोला भाड़ा नहीं गया, चाबी लेके रोते हुए आया। और उस थाना इंक्वायरी किए, उस टाइम से खोज छानबीन कर रहे हैं, कहीं अभी पता नहीं चला। शेखपुरा के नगर थाना परिषद क्षेत्र में नाबालिग छात्रा की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। बारात आने वाली थी और इसी बीच लड़की के जीजा ने डीएम को सूचना दी और सूचना मिलते ही पुलिस और महिला हेल्प डेस्क के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और शादी को रुकवा दिया। पुलिस इस मामले में लड़की से पूछताछ कर रही है। इसी बीच छात्रा की मां ने बताया कि लड़की के पिता का 2 साल पहले निधन हो गया था और मां खुद कैंसर से ग्रसित हैं, जिस कारण बेटी की शादी करवा रही थी। वहीं महिला हेल्प अधिकारी ने कहा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है, जिसके कारण सूचना के आधार पर शादी रुकवाई गई और लड़की की मां को थाने लाया गया और पुलिस ने शादी नहीं कराने का अनुरोध किया। लोकसभा चुनाव में नागरिकता संशोधन बिल सीएए की खास चर्चा है। विपक्ष इसे राजनीति से जोड़कर देख रहा है, लेकिन सीमांचल इलाके में कटिहार के शरणार्थी बहुल वर्मा कॉलोनी के लोग इसे सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं। सरकार की तरफ से आवंटित जर्जर क्वार्टर में रहने को मजबूर शरणार्थी की माने तो वो बांग्लादेश और बर्मा से आकर यहां बसे हैं। सभी पूर्वी पाकिस्तान में उस वक्त अपने पूर्वजों के साथ हुए हैवानियत के दर्द को बयां कर रहे हैं। बर्मा कॉलोनी के लोगों से बात की है संवाददाता सुब्रत ने। लोकसभा चुनाव के दस्तक के बीच इस बार के मुद्दों में शरणार्थियों के लिए जो सीएए कानून लागू किया गया वो एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। अभी हम लोग इस वक्त सीमांचल के शहर कटिहार के बर्मा कॉलोनी में हैं। जरा इस कॉलोनी के बारे में बता देते हैं। ये शरणार्थी बहुल इलाका है और अभी भी उन क्वार्टरों के मंजर आप देख सकते हैं किस हालात में लोग यहाँ रहते हैं। और मेरे साथ बड़ी संख्या में शरणार्थी बहुल इलाके के लोग भी हैं। जरा समझते हैं क्या है इनके नज़र में सीएए का मायने और क्या ये चुनावी स्टंट है या वाकई इन लोग को दिन बदलने वाले हैं। राजेंद्र जी, क्या कहानी है पहले इस इलाके की, पहले जरा बताइए। ये इलाका तो शरणार्थी बर्मा देश से और पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए लोगों का है और यहाँ पर सरकार हम लोगों को बसाया था, लेकिन नागरिकता हम लोगों को नहीं मिला था। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने जो घोषणा किया है कि नागरिक संशोधन अधिनियम, उसके तहत हम लोगों को सम्मान मिला है कि हम लोगों को भी नागरिकता मिलेगा। कब से बसा है ये मोहल्ला, कब से आया? ये मोहल्ला 1964 से लेके 1982 तक शरणार्थी परिवार आए हैं। कहाँ से आए हैं? ये पूर्वी पाकिस्तान से आए हैं और बर्मा देश से भी आए। कितना क्वार्टर है? 152 क्वार्टर है। क्या मंजर था, क्या होता था पहले आप लोग जब पहले बांग्लादेश में, जब पाकिस्तान में ये हुआ था, उस समय मुसलमान लोग बहुत अत्याचार करता था। वही अत्याचार के और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। समस्तीपुर से बड़ी खबर मिल रही है। दिव्यांग नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। हाथ पैर बांधकर दुष्कर्म किया गया है। विभूतिपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक खेत से घास लाने गई थी पीड़ित। दिलीप राम पर रेप का आरोप है। बेहोशी की हालत में खेत में उसे छोड़ दिया था। घटना 15 मार्च के शाम की है। घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कहीं घास काटने गए, हम नहीं थे, घास काटने गए, बस इसको जैसे घास उठाया, इसको पटक कर करके मुंह ढक कर बंद कर। पटना में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही तापमान में गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस बार मार्च में लोगों को लू परेशान नहीं करेगा। हालांकि झारखंड में हुए मौसम में बदलाव का असर बिहार के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। लोगों को एक बार फिर से ठंड का एहसास हो रहा है। इस पर और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। राजधानी पटना में एक बार फिर से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया है और आज सुबह से ही आकाश में बादल छाए हुए हैं। कल की अपेक्षा आज तापमान में कमी देखी जा रही है और लोगों को एक बार फिर से ठंड का एहसास होने लगा है। पटना समेत बिहार के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर तापमान में कमी देखी जा रही है और ये कमी झारखंड में हुए मौसम बदलाव के कारण देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में बारिश होने की संभावना है और उसी का असर बिहार के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है।
खासकर अगर पटना की हम बात करें तो पटना में सुबह से ही आकाश में बादल छाए हुए हैं। कभी धूप निकलती है तो कभी लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है और सुबह से ही तापमान में गिरावट भी देखी जा रही है। यहाँ देख सकते हैं मौसम विभाग के चारों तरफ धुंध नजर आ रहा है, आकाश में धूप नजर नहीं आ रहा और ऐसे में मौसम विभाग की माने तो मौसम में उतार चढ़ाव मार्च के महीने में देखने को मिलेगा। अमूमन मार्च के महीने में लोगों को लू सताने लगती है, लेकिन इस बार मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान में बताया था कि पिछले सालों के मुकाबले इस बार मार्च के महीने में लोगों को लू परेशान नहीं करेगी। हालांकि सामान्य से अधिक बारिश होने का भी पूर्वानुमान मार्च के महीने में है। हालांकि आज बारिश तो नहीं होगी, लेकिन तापमान में गिरावट देखी जाएगी। लोगों को एक बार फिर से ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन मार्च के महीने में पिछले सालों के मुकाबले इस बार अधिक बारिश होगी और लोगों को गर्मी कम परेशान करेगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। सासाराम के चिनारी में गुप्ता धाम महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रख्यात भजन गायक अनूप जलोटा ने भाग लिया। इस दौरान अनूप जलोटा ने भगवान श्री राम के कई भजन गाए और पूरे माहौल को भक्तिमय कर दिया। चिनारी के गुप्ता धाम में हर साल गुप्ता धाम महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार भी चिनारी के राम दुलारी हाई स्कूल के प्रांगण में गुप्ता धाम महोत्सव का आयोजन किया गया।